हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ ईसीजी। ठीक है, कार्डिक अरिथमियाज होते हैं तो ईसीजी में इंटरप्रिटेशन क्या कर रहे होते हैं हम। ठीक है, सो ब्रीफली डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा डीपली नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करेंगे जो आपके फर्स्ट ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब हम ईसीजी की बात करते हैं तो हम सबसे पहले हार्ट रेट की बात कर रहे होते हैं। तो नॉर्मल हार्ट रेट होता है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। ठीक है, अगर वो नॉर्मल हार्ट रेट जो है वो 100 बीट से ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे उसे टेकीकार्डिया। ओके, टेकीकार्डिया के कॉजेज पता होने चाहिए आपको। इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर हर डिग्री सेल्सियस पे 18 बीट्स अराउंड जो है वो इंक्रीज होता है। एक्सरसाइज, एंजाइटी, एक्साइटमेंट में, फीवर, थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है, हाइपोवोलीमिया की कंडीशंस जब हेमरेज में होती हैं, ठीक है, और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, इन सब से क्या होगा, टेकीकार्डिया होगा। अगर आपका हार्ट रेट लेस देन 60 बीट्स पर मिनट है तो दिस इज कॉल्ड ब्रेडीकार्डिया। कॉजेज हैं, एथलीट्स में कम होता है क्योंकि उसमें जो हार्ट का साइज है, मसल स्ट्रॉन्ग होती हैं, हाइपरट्रोफी हो जाती है मसल्स की। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो स्ट्रोक वॉल्यूम अपने आप में बढ़ जाता है तो हार्ट रेट कम हो जाता है। मिक्स एडीमा और हार्ट ब्लॉक, इनमें होता है हार्ट रेट लेस देन 60 बीट्स पर मिनट, जैसे बोलेंगे हम ब्रेडीकार्डिया। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्लाइड एस्पेक्ट है विच इज हार्ट ब्लॉक। ठीक है, जो कि मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। तो हार्ट ब्लॉक जो है वो कहीं भी हो सकता है, एसए नोड पे भी हो सकता है, एवी नोड पे भी हो सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं एसए नोडल ब्लॉक। एसए नोडल ब्लॉक मतलब एसए नोड कंप्लीटली जो है वो इम्पल्स जनरेट कर ही नहीं पा रही है, इट्स अनेबल टू जनरेट रिदम। तो एसए नोड की तो रिदम है नहीं, तो अल्टीमेटली पहले कोई हार्ट बीट नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। उसके बाद फिर सम टाइम के बाद क्या है, एसए नोड अगर काम नहीं करती तो हमारा नेक्स्ट एवी नोड जो है वो रोल प्ले करता है। तो रिस्टोरेशन ऑफ इम्पल्स और हार्ट बीट, तो रेस्टोर हो जाती है हार्ट बीट, बट जो रिदम होगी वो एवी नोडल रिदम होगी। ठीक है, तो ये बोलेंगे एसए नोडल ब्लॉक। द नेक्स्ट एवी नोडल ब्लॉक की अगर हम बात करें तो वही होता है जो हार्ट ब्लॉक हम हमेशा डिस्कस कर रहे होते हैं। ये दो टाइप का होता है, इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। इनकम्प्लीट में हमारा फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री आता है, और कंप्लीट में जो है हमारा थर्ड डिग्री आता है। तो चलो बात करते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। देखो, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक जो है वो स्पेसिफिकली बेसिकली हर पी वेव जो है वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जनरेट करेगी, उनका रेशियो सेम होगा, मतलब इंपल्स जो है वो वेंट्रिकल तक जाएगी हमेशा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ डिले होता जाएगा। अल्टीमेटली हम डायग्नोस कैसे करते हैं फर्स्ट डिग्री, जब पीआर इंटरवल जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाए मोर देन 0.2 सेकेंड। नॉर्मल क्या होता है 0.12 to 0.16 सेकेंड होता है। अगर ये 0.2 से ज्यादा है तो हम उसे डायग्नोस करते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। ठीक है, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक जो है वो क्या होता है, जब पी क्यूआरएस का रेशियो जो है मतलब कहीं ना कहीं हर पी वेव जो है वो क्यूआरएस वेंट्रिकल तक ट्रांसमिट नहीं हो रही, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं मिस हो रही है बीट। तो ये जो रेशियो है पी क्यूआरएस का, ये 2:1 और 3:1 हो सकता है। मीन्स से सम इम्पल्सेस आर नॉट एबल टू ट्रेवल टू वेंट्रिकल, राइट। अब इसी में सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में एक वैन बैक फेनोमेना भी है, जिसमें क्या होता है, सब्सिक्वेंटली मतलब इंक्रीज इन पीआर इंटरवल होगा टिल अ पॉइंट वेयर क्यूआरएस इज मिस्ड। मतलब पीआर इंटरवल जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, एक पॉइंट आएगा जब क्यूआरएस मिस हो जाएगा, बट ये रेगुलरली नहीं होगा। देखिए, जैसे ये ईसीजी में दिखाया गया है कि पीआर इंटरवल हर बार बढ़ता जा रहा है और अल्टीमेटली एक पी वेव खाली है, क्यूआरएस है ही नहीं, तो इसे बोलते हैं वैन बैक फेनोमेना। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या होता है, जब मतलब कंप्लीट ब्लॉक है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में। व्हेन एट्रिया एंड वेंट्रिकल रेट आर नॉट सेम, तो अपनी अपनी धुन में चल रहे होंगे, एट्रिया का अलग रेट होगा, वेंट्रिकल का अलग रेट होगा, राइट। टोटली इरेगुलर, नॉट कोई रेशियो नहीं मिलेगा उनमें, देर इज नो रेशियो फाउंड। ठीक है, वेंट्रिकल एस्केप, अब ऐसा जब होता है ठीक है, तो वेंट्रिकल एस्केप द एट्रियल रिदम। जब एवी नोड तक ब्लॉक है, हम एवी नोडल ब्लॉक की बात करने हैं, राइट, तो एवी नोड से आगे जो है इम्पल्स नहीं जा रहा, तो ऐसी कंडीशन में बंडल ऑफ फेज जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं, वो अपनी ही रिदम में बीट करना शुरू कर देते हैं। तो जब वेंट्रिकल एट्रिया को एस्केप करके अपने रिदम में बीट कर रहे होते हैं तो इसे बोलते हैं इडियो वेंट्रिकल रिदम। ठीक है, और वेंट्रिकल एस्केप भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से अपने अपने उसमें चल रहे होंगे और अल्टीमेटली ये जो रिदम आ रही है ये वेंट्रिकल रिदम है, इडियो वेंट्रिकल रिदम। ठीक है, इसी में आपको एक अप्लाइड एस्पेक्ट सुनने को मिलेगा विच इज स्टोक्स एडम सिंड्रोम। अब ये भी वही होता है कि थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में बीपी कम हो जाता है, क्योंकि इम्पल्स बहुत कम है तो बीपी कम हो जाएगा, तो ब्रेन सप्लाई अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से फेंटिंग और सिंकोप के एपिसोड्स आते हैं। ठीक है, अगर ये मोर देन 1 मिनट रहेंगे तो अनकॉन्शियसनेस, कन्वर्जन और डेथ हो सकती है। सो दिस इज स्टोक्स एडम सिंड्रोम। नेक्स्ट कमिंग टू मायोकार्डियल इन्फाक्शन, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों से। तो अल्टीमेटली होता है क्या, ओक्लूजन ऑफ कोरोनरी आर्टरी किसी भी वजह से हो सकती है, एथेरोस्क्लेरोसिस, ट्रॉमा,
ठीक है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, एनी रीजन देयर कैन बी। तो जिसकी वजह से होता है मायोकार्डियल इस्कीमिया। ठीक है, मायोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से सबस्टर्नल पेन होगा रेडिएटिंग टू इनर बॉर्डर ऑफ लेफ्ट आर्म, एंजाइना पेक्टोरिस बोलेंगे इसे। इफ मायोकार्डियल इस्कीमिया इज प्रोलॉन्ग एंड सिवियर, अगर ये सिवियर है और इरिवर्सिबल चेंजेस हो गए हैं, मतलब इरिवर्सिबल डेथ हो गई है सेल्स की, जिसे बोलेंगे एसेप्टिक नेक्रोसिस ऑफ मायोकार्डियम इज कॉल्ड मायोकार्डियल इस्कीमिया, इन्फाक्शन, सॉरी, ठीक है, इन्फाक्शन। ओके, तो ईसीजी फाइंडिंग्स क्या होंगी इसमें, हमें कुछ टिपिकल फाइंडिंग्स का पता होना चाहिए। एलिवेशन ऑफ एसटी सेगमेंट इन लीड्स ओवर एरिया ऑफ इन्फाक्ट, एसटी सेगमेंट एलिवेशन, एसटी एलिवेशन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एसटी डिप्रेशन भी होगा इन रेसिप्रोकल लीड्स। ठीक है, जैसे इंफीरियर वॉल एमआई है, तो इंफीरियर वॉल कौन कौन सी होंगी हमारी, तो कौन सी लीड्स में हमें एसटी एलिवेशन मिलेगा, तो जैसे लीड 2, 3, एवीएफ, ये तीनों ही नीचे होती है ना, अगर आपको याद हो तो 2 60 डिग्री में होती है, एवीएफ 90 डिग्री में होती है, और 3 जो है 120 डिग्री में होती है। तो ये सारी इंफीरियर लीड्स बन गई। तो लीड 2, 3, एवीएफ, इनमें मिलेगा आपको एसटी एलिवेशन। सेप्टल लीड्स V1 to V3 होती हैं, लेटरल लीड्स लीड 1, AVL एंड V6। ठीक है, तो इस तरीके से जहां का भी इन्फाक्शन होगा उसमें बेसिकली ये चेंजेस मिलेंगे, एसटी एलिवेशन। बाकी नॉर्मली अगर हम बात करें ईसीजी चेंजेस की, तो सबसे पहले पीक टी वेव होती है। ठीक है, कुछ मिनट्स में जो है इन्फाक्शन के टी वेव जो है टॉल हो जाती है, पीक बन जाती है। देन एसटी एलिवेशन होता है इन मिनट्स टू आवर्स, जो है ये जो सेगमेंट है PQRS, तो ये एसटी सेगमेंट है, ये एलिवेट हो जाएगा। एंड देन टी इन्वर्जन, तो कुछ डेज के बाद जो है बेसिकली एसटी सेगमेंट फिर भी कुछ आइसो इलेक्ट्रिक हो जाएगा, बट टी इन्वर्टेड वेव हो जाएगी। तो ये टाइम काइनेटिक्स आपको ध्यान रखने हैं कि सबसे पहले पीक टी वेव होती है, एसटी एलिवेशन होता है, फिर टी इन्वर्जन होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जैसे स्टार्टिंग में क्या होगा, तो यू कैन आंसर। ठीक है, ट्रोपोनिन जो बढ़ता है वो 2 to 4 आवर में बढ़ता है। अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछता है 10 मिनट में चेंजेस बताओ, ठीक है, तो ट्रोपोनिन तो उसमें नहीं आएगा, राइट। ठीक है, तो ये था हमारा मायोकार्डियल इन्फाक्शन। अब बात करते हैं वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, WPW सिंड्रोम। कॉजेज क्या है, एडिशनल कंडक्टिव टिश्यू बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल, बंडल ऑफ कैंट बोलते हैं इसको। अर्ली वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है जिसकी वजह से, क्योंकि एट्रिया एक एक्स्ट्रा बीट आ जाती है ना, तो अर्ली वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन ही सेपरेट हो रहा है बाय मोर रैपिडली कंडक्टिंग, क्योंकि ज्यादा रैपिडली कंडक्टिंग फाइबर्स होते हैं वो। ठीक है, तो ईसीजी में क्या होगा, ईसीजी में शॉर्ट पीआर इंटरवल, प्रोलॉन्ग QRS विद स्लड अपस्ट्रोक, कॉम्प्लिकेशंस में प्रॉक्सिमल एट्रियल टेकिकार्डिया हो सकता है WPW सिंड्रोम में। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। जो प्री मेच्योर बीट्स होते हैं वो एट्रिया से भी आ सकते हैं, वेंट्रिकल से भी आ सकते हैं। तो एट्रियल एक्स्ट्रा सिस्टोल अगर आता है, मतलब एट्रिया से कोई एक अलग से एक पी वेव सेपरेटली आएगी, है ना, तो वो एबनॉर्मल पी वेव बोलेंगे उसे। एबनॉर्मल पी वेव फॉलोड बाय, क्योंकि वो आगे ट्रांसमिट होगी तो अगेन QRS भी होगा, और पीआर इंटरवल जो है वो इंक्रीज होगा, इसका QRS नॉर्मल होगा। एज सिस्टोल अकर इन बिटवीन कार्डियक साइकिल। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है जो आपको मैं बताना चाह रही हूँ, वो है कंपनसेटरी पोज। मतलब अगर कोई एक एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन आता है, तो एज सिस्टोल अकर इन बिटवीन कार्डियक साइकिल, सो देर इज पोज बिटवीन एक्स्ट्रा बीट एंड अनदर नेक्स्ट बीट जो आनी है। तो ये जो एक्स्ट्रा बीट है, जो एक्टोपिक आया है, उसका कॉन्ट्रैक्शन चल रहा होगा, राइट, उसका इम्पल्स जनरेशन, देन ट्रांसमिशन एंड देन कॉन्ट्रैक्शन चल रहा होगा, तो उसका खुद का रिफ्रैक्टरी पीरियड चल रहा होगा। उस रिफ्रैक्टरी पीरियड में अगर कोई नेक्स्ट बीट जो हमारी इम्पल्स की वजह से आनी ही थी, वो अगर आती है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टरी पीरियड में चल रहा है हमारा मसल। ठीक है, तो इसीलिए वो जो है रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, और रेस्पॉन्ड नहीं करेगा इसीलिए पोज बन जाएगा बीच में। समझ रहे हो आप? चलो फिर से करते हैं। ये देखो, ये एक बीट है, ठीक है, उसके बाद पी वेव है, अब एक एक्स्ट्रा आ गई, ये है PQRS-T, तो टी के बाद ये पी वेव जल्दी आ गई है, देख रहे हो आप, मतलब ये एक्स्ट्रा बीट है। अब ये एक्टोपिक आ गई है, इसकी वजह से यहाँ जो एक और इम्पल्स आना था, ये रिफ्रैक्टरी पीरियड हो गया इसकी वजह से, तो ये जो एक और इम्पल्स आना था वो नहीं आ पाता, इसीलिए जो है हमारा कंपनसेटरी पोज हो जाता है, यहाँ पे पोज हो जाती है एक्शन पोटेंशियल, जिसे बोलते हैं कंपनसेटरी पोज, मिस्ड बीट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो समझ रहे हो, ये था हमारा एक्स्ट्रा सिस्टोल। अब फ्लटर भी बोलते हैं कि हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 200 to 350 बीट्स पर मिनट बढ़ जाता है। अल्टरनेट लार्ज एंड स्मॉल वेव्स होंगी, 2:1 अप्रोक्स रेशियो होगा। इन ECG ये सेकेंडरी हार्ट ब्लॉक की तरह होता है।
एट्रियल फिब्रिलेशन 350 टू 500 बीट्स पर मिनट, इरेगुलर ऑसिलेशंस होंगे। तो PQRS का जो रेशियो होगा वो 2:1 और 3:1 रेशियो होगा। नो पी वेव विजिबल। वेंट्रिकल एक्स्ट्रा सिस्टोल की बात करते हैं, एक्स्ट्रा एक्टोपिक बीट आएगी तो वो वेंट्रिकल से आ रही है, इसका मतलब पी वेव तो मिलेगी नहीं, राइट। ठीक है, तो एक्स्ट्रा एक्टोपिक बीट फ्रॉम वेंट्रिकल, नो पी वेव, यहाँ पे पी वेव नहीं होगी। और प्रोलॉन्ग QRS कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा है तो QRS की मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाएगी, है ना। और फिब्रिलेशन की अगर हम बात करें तो ये भी वही रेट होगा, 350 टू 500 बीट्स पर मिनट। इरेगुलर फास्ट ऑसिलेशंस चल रहे होंगे, फ्लक्चुएट हो रहा होगा हार्ट, तो हार्ट जो है वो काइंड ऑफ फ्लक्चुएट करेगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो वेंट्रिकल कांट पंप द ब्लड इफेक्टिवली, सो कैन लीड टू डेथ। इसके कॉजेज क्या हो रहे होते हैं फ्लटर या फिब्रिलेशन के, कि जो करंट है वो सर्किट फॉर्म्ड अराउंड अ रिंग ऑफ मायोकार्डियल फाइबर्स, एक रिंग की फॉर्म में सर्किटरी जो है वो घूमती रहती है, इफेक्टिव होता नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा फिब्रिलेशन एंड फ्लटर। लास्ट लेफ्ट इज द एक्सिस डेविएशन। तो बेसिकली अगर हम एक्सिस डेविएशन की बात करें तो हमें पता होना चाहिए जो वेक्टर होता है ये होता क्या है बेसिकली। तो हमारा जो वेक्टर है वो हम किसी दो लीड में कैलकुलेट कर सकते हैं, दो लीड का पॉजिटिव डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे करना कैसे है, जैसे अगर हम बात करें लीड 1 और 2 3 चूज किया मैंने, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मेजर कर लेंगे उसका। जैसे लीड 1 है, मान लो ये QRS कॉम्प्लेक्स है, तो एक पॉजिटिव 5 mm का है से पॉजिटिव डिफ्लेक्शन और नेगेटिव डिफ्लेक्शन 3 mm का है, तो इनका डिफरेंस निकाल के हम नेट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन निकाल लेंगे, तो 5 - 3 2 mm आ गया। ठीक है, और फिर सेम प्रोसीजर दूसरी लीड के लिए कर लेंगे ऐसे ही। मान लो ये 6 - 2 4 mm आ गया नेट आर वेव। अगर मान लो नेगेटिव ज्यादा है तो कोई बात नहीं, ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आ जाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है आपको कंसीडर करना है कि 1 mm को थोड़ा सा बड़ा कंसीडर करना है बड़ी यूनिट में, तो इक्वली आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, ताकि ग्राफ में हम जो है अच्छे से देख पाए। क्योंकि अगर कोई ग्राफ है, ठीक है, मान लो यहाँ पे ही वैल्यू खत्म हो जाएंगी तो आप वेक्टर अच्छे से देख नहीं पाओगे, तो इससे बेटर है कि आप इक्वल मल्टीप्लाई करके यहाँ वैल्यू आएंगी तो आप अच्छे से देख पाओगे, राइट। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.5 सेंटीमीटर। तो अब मार्क करना है रिस्पेक्टिव वेक्टर में। हमें पता है लीड 1 का वेक्टर ये है, लीड 3 का वेक्टर ये है, समझ में आया। तो ये आप देख लेना, मेरी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी मैं, ये अगर वेक्टर का आप अच्छे से समझना चाहते हो तो ठीक है। तो अल्टीमेटली इन पॉइंट्स पे अब हमें मार्क करना है। ठीक है, अब चलो ये मार्क कर दिया मैंने, यहाँ पे देखो ये मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है दोनों के ऊपर, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन जहां इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा मेन वेक्टर है। ठीक है, तो ये है हमारा मीन कार्डिक एक्सिस वेक्टर। ठीक है, तो ये वेक्टर हम इसकी एक जो है नॉर्मल रेंज होती है, फाइन, तो उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि एक्सिस डेविएशन है या नहीं। अब ये देखिए, तो ये हमारा मेन वेक्टर है, ये रेंज है -30 से लेके 110 तक की, ये जो रेंज है ना ये नॉर्मल रेंज मानी जाती है। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे 70 के अराउंड 70 से ये हम बोलते हैं राइट नॉर्मल एक्सिस डेविएशन, और 0 से -30 इसको हम बोलते हैं लेफ्ट नॉर्मल एक्सिस डेविएशन। तो अल्टीमेटली लेफ्ट साइड अगर -30 से इधर होगा तो एबनॉर्मल होगा, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन बोलेंगे उसे, मतलब मेन जो एक्सिस है उससे डेविएट हो गया है किस तरफ, लेफ्ट साइड। ऐसे ही राइट साइड अगर डेविएट हुआ तो राइट एक्सिस डेविएशन बोलेंगे, और इसे बोलेंगे नॉर्मल कार्डियक एक्सिस। ठीक है, तो एक्सिस डेविएशन आपने सुना होगा, तो ईसीजी में कैसे पता कर सकते हैं आपको अब पता चल गया होगा। ठीक है, बाकी आप जो मशीन यूज करेंगे वो आपको दे ही देगा रिकॉर्ड करके। अब आपको पता होना चाहिए कि कंडीशंस क्या है। तो पहले लेफ्ट एक्सिस डेविएशन की बात करते हैं। तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हम अगर लेट जाएंगे, ठीक है, तो लेटने की वजह से भी हमारा हार्ट लेफ्ट एक्सिस डेविएट हो जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल बिकॉज एब्डोमेन उसे पुश करेंगे तो लेफ्ट साइड चला जाएगा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी अगर होगी तो भी वहां पे इंपल्स जनरेशन में टाइम ज्यादा लगेगा, तो वेक्टर उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसी सेम चीज है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। ठीक है, तो उसमें भी लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होता है। राइट एक्सिस डेविएशन की बात करें तो मोर देन 110 अगर डिग्री होता है, उससे ज्यादा होता है तो राइट एक्सिस डेविएशन बोलेंगे। राइट एक्सिस डेविएशन अगेन राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, और स्टैंडिंग पोजीशन में जो है वो हमारा एक्सिस डेविएशन होता है राइट साइड। ठीक है, तो ब्रीफली हमने मोस्टली जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर लिए हैं कार्डियक अरिथमिया को लेके, जो फर्स्ट ईयर में काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट है। तो एटलीस्ट आपको और नहीं तो टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया की कंडीशंस, हार्ट ब्लॉक क्या होता है, और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये जो है वो आपको क्लिनिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर यानी हर क्लिनिकल फिजियोलॉजी क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर आप चाहते हो मैं उसकी वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बता देना। तो हम स्टार्ट कर लेंगे एक सीरीज जिसमें सिर्फ क्लिनिकल क्वेश्चंस हो।
ठीक है। बाकी आपको समझ आ गया होगा, कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बता देना। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो यू कैन शेयर इट टू अदर्स, ठीक है, ताकि सारे बच्चों को बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।